बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालो, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालो, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी कयामत है। ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है और देंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न खास्ता कोई वक्त आया तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन हालात में मुसलमानों को इग्नोर करना और उसका कोई जिक्र नहीं करना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इससे नफरत झलकती है। नफरत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को खास तौर से नजरअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर हम इस देश में रहने के बाद में अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। संसद के सबसे उम्र दराज सांसद संभल से शफीकुर रहमान बर्क हम लोगों के दरमियान नहीं रहे। मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 1930 में जन्मे शफीकुर रहमान बर्क 5 बार लगातार सांसद और 4 बार विधायक रहे हैं। इतने कद्दावर नेता को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम काबीना के वज़ीरों ने और उनके अलावा उनकी पार्टी समेत मुख्तलिफ़ सियासी समाजी जमातों के लीडरान ने सभी ने उनके इंतकाल पर शोक जताया है, दुख का इजहार किया है और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की है। पूरे कार्यकाल में शफीकुर रहमान बर्क साहब ने न सिर्फ ज़िला संभल या मुरादाबाद के लिए काम किए, बल्कि उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से उनके पास लोग आया करते थे, उनके पास समस्याएं लेकर के आते थे। मुसलमानों से जुड़ी हुई आवाज़ें, मुसलमानों के मुताल्लिक़ जो मसले आजकल ही नहीं बल्कि पहले के वक्त से लेकर अब तक लगातार शफीकुर रहमान बर्क साहब उठाते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, राजधानी दिल्ली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जब शफीकुर रहमान बर्क साहब के इंतकाल की ख़बर मिली लोगों को तो लोग गमज़दा हो गए। जिस वक्त उनका जनाज़ा मुरादाबाद से संभल लाया जा रहा था तब पूरे रास्ते में लोगों ने उनको खिराज अक़ीदत पेश की और जिस वक्त उनको उनके अपने घर पर लेकर आया गया उस वक्त लोगों के चीखने की, रोने की आवाज़ें पूरे संभल शहर में गूंज उठी। लोग रोते बिलखते तड़पते उनके पास, ख़ास तौर से वो जो फरियादी आया करते थे, वो सब उनके इंतकाल के बाद से ही खबर मिलते ही घर पर जमा होने शुरू हो गए थे। दोपहर बाद उनका जनाज़ा ला कर के उनके घर पर रखा गया। शफीकुर रहमान बर्क साहब की नमाज जनाज़ा संभल में ही अदा होगी और वहीं पर ही उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो हिंदुस्तान लाइव पर शफीकुर रहमान बर्क साहब से कई मरतबा 1-to-1 किया है, इंटरव्यू किए हैं। मुख्तलिफ़ मसाइल को लेकर के वो मुसलमानों से जुड़े हों, मस्जिद मदरसों से जुड़े हों, खानगाहों से हों, दरगाहों से हों, इस तरीक़े के जो मसाइल होते थे उन पर बहुत ही फ़िक्रमंद रहते थे। हमको ये सौभाग्य कई मरतबा हासिल हुआ कि बर्क साहब से मैंने 1-to-1 इंटरव्यू किया। बहुत मोहब्बत देते थे, बहुत प्यार देते थे और कभी भी उनसे वक्त मांगो तो वक्त दे दिया करते थे। दिल्ली के बाहर हों या दिल्ली में जब कभी भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता था तो बर्क साहब को सिर्फ़ एक फ़ोन करने की देर होती थी, बात हो जाती थी तो इनकार नहीं किया करते थे। ऐसे बहुत सारे मौके हमको मिले, हमारी टीम को मिले कि जब बर्क साहब से कभी बात की किसी भी मौजू पर, किसी मुद्दे पर या मुसलमानों से जुड़े मसले और मसाइल पर, तो उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया। आज शफीकुर रहमान बर्क साहब हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके ज़रिए जितने काम किए गए हैं, बर्क साहब ने जितनी आवाज़ सदन में मुसलमानों से के मुताल्लिक़ उठाई है, उतनी ही उन्होंने दलितों के, पिछड़ों के, वंचितों के लिए भी आवाज़ उठाई है। माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को हमेशा संसद में बहुत बुलंद किया है। मैं चाहता हूं कि आप देखिए कुछ वो तस्वीरें जिस वक्त बर्क साहब को लाया जा रहा था तब किस तरह का माहौल था और बर्क साहब के वो आखिरी दीदार जो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर करें।
ये सब लोग आखिरी दीदार देके नहीं आ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। डॉक्टर बर्क साहब का जनाजा, बॉडी रखी हुई है, लोग आखिरी दीदार करने के लिए आए हुए हैं। साल 1996, साल 1998 और साल 2004 में शफीकुर रहमान बर्क साहब ने समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 3 मरतबा जीत हासिल की थी, अपनी जीत दर्ज कराई थी। पिछले कुछ वक्त से शफीकुर रहमान बर्क साहब का सिद्ध अस्पताल से ही इलाज चल रहा था और उनकी तबीयत ख़राब चल रही थी। उन्हें जिस्मानी कमज़ोरी और लूज़ मोशन के चलते अस्पताल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टरों ने उन्हें किडनी में भी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बताई थी। शफीकुर रहमान की पैदाइश 11 जुलाई 1930 को हुई थी। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी और वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी थे। उन्हें देश भर में मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करने और ईमानदार छवि होने के लिए जाना जाता था। उन्होंने समाजवादी पार्टी के गठन के वक्त भी उस वक्त के जो सुप्रीमो थे समाजवादी के मुलायम सिंह यादव, उनके साथ मिलकर एक तवील अरसे तक काम किया था और वो सपा के फाउंडर मेंबर भी कहलाते थे। हाल मौजूदा वक्त में वो संभल से ही समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। 5 बार, जैसे मैंने आपको बताया, कि लोकसभा में चुनाव जीत दर्ज की। 4 मरतबा उन्होंने विधानसभा में नुमाइंदगी की। आज उनको लोग याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरे राजकीय सम्मान के साथ बर्क साहब को सम्मान दिया गया और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। मेरा अपना ज़ाती ख़याल ये है कि शायद ही संभल की तारीख़ में यानी इतिहास में इतना बड़ा जनाज़ा जिसमें हज़ारों का मजमा हो और नम आँखों से हर शख्स कंधा देना चाहता हो शफीकुर रहमान बर्क के इस जनाज़े को, उनकी आखिरी रसूमात में शामिल होना चाहता हो। न सिर्फ मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, इटावा, हर तरफ से, मुल्क भर से लोग आज बर्क साहब के इस जनाज़े में, उनकी आखिरी इस सफ़र में शरीक होना चाहते थे और लोग पहुँचे भी। देखिए नमाज जनाज़ा और साथ ही उनको सुपुर्द खाक करने से पहले गमगीन माहौल की कुछ तस्वीरें और झलकियाँ।
हम भी आज उनको याद करते हैं और उनको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनकी मग़फ़िरत करे और उनके तमाम पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। 93 साल की उम्र के इस पड़ाव में होने के बावजूद सदन में कैसे मुखर होकर के वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे, मुसलमानों के मसाइल को उठाते थे। जाते जाते आपको छोड़ जाता हूँ उनकी यादगार के तकरीरी लम्हात के साथ। मैं इस शेर के साथ अपना बजट शुरू करता हूँ कि हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ ना चमन वालों, गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी क़यामत है। हाँ, तो ये जनरल बजट जो 2023 और 24 का पेश किया गया है, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, कोई बात नहीं कही गई। मुसलमान भी इसी देश के रहने वाले हैं, मुसलमानों ने भी इस देश को छुड़ाने में अंग्रेज़ों से किसी से कम कुर्बानी नहीं दी है। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि मरकज़ी हुकूमत ने अक़लियतों के लिए मजमूई तौर पर 38% से ज़्यादा कमी कर दी है, 38% से। दूसरी तरफ मेरिट स्कॉलरशिप में भी 87% तक कमी कर दी गई है, जिससे मुल्क के मुसलमानों पर ख़ास तौर पर गहरा असर पड़ा है। लिहाजा प्रधानमंत्री जी का नारा सबका साथ सबका विकास बेअसर साबित हुआ। हाँ, गलत साबित हुआ, जबकि अक़लियती उमूर की मरकज़ी हुकूमत ने माइनॉरिटी स्टूडेंट के लिए मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम के अलावा तालीम के हक़ का हवाला देते हुए 8वीं क्लास तक स्कॉलरशिप को बंद करने का ऐलान किया था। इस पर मुस्लिम दानिशवरों ने अपनी राय का इजहार किया, अफसोस जाहिर किया इस पर मुस्लिम लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन इस बार हुकूमत में गुज़श्ता माली साल के मुकाबले सन 23-24 के लिए अक़लियती उमूर की वजारत के लिए बजट की रकम को 38% कम कर दिया गया है। मैं बताना चाहता हूँ और इसको 3097 करोड़ कर दिया गया, जबकि गुज़श्ता माली साल में अक़लियती उमूर की वजारत को 5020 करोड़ रुपया फंड दिया गया था। लेकिन नज़र सानी करने के बाद इस साल 2612 करोड़ कर दिया गया, यानी अक़लियतों के लिए बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियतों के लिए फ़ंड में इजाफ़ा करने की बजाय बेहद कमी कर दी गई है। मुझे अफसोस है, अफसोस के साथ ये जाहिर करना पड़ रहा है कि ये देश हमारा भी है, मुसलमानों का भी है। मुसलमानों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी है और देंगे इंशाअल्लाह। अगर खुदा न ख्वास्ता कोई वक्त आया तो मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इन हालात में मुसलमानों को इग्नोर करना और उसका कोई जिक्र नहीं करना, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इससे नफ़रत झलकती है, नफ़रत की पॉलिसी, हिंदू मुस्लिम पॉलिसी झलकती है इस बात से कि मुसलमानों को ख़ास तौर से नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कीमत पर हम इस देश में रहने के बाद में अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लड़ी है और हमेशा लड़ते रहेंगे। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।